हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बढ़िया हैं और अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, डेली प्रैक्टिस और रिवीजन कर रहे हैं। तो मैं गरिमा राठौड़, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर, आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ ऑन श्रीकर्णी एकेडमी एंड एजुटेक। ओके एवरीबडी। तो बेटा हम लोग हमारे 12th क्लास केमिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट करके सेकंड चैप्टर की ओर मूव ऑन कर रहे थे, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है, सेल के बारे में पढ़ लिया है, दो तरह के सेल हमने डिस्कस कर लिए हैं, सेल की क्रियाविधि हमने डिस्कस कर ली है। तो आज हम उसके आगे से हमारा जो टॉपिक है स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे कल हमने एंड किया था कि यदि हम किसी सेल को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, अगर केमिकली किसी सेल को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और उसके बाद जो कल हमारा टॉपिक थोड़ा सा और डिटेल में हमें डिस्कस करना है इलेक्ट्रोड विभव के बारे में, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव ऑन करेंगे। आई होप कल तक का टॉपिक आपको समझ आया है और आप कल तक का वीडियो देख के आज वीडियो में कनेक्ट हो रहे हैं। ओके एवरीबडी, तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। इलेक्ट्रोड विभव के मापन के संबंध में हम अध्ययन करेंगे और एक थोड़ा टॉपिक डिस्कस करने के बाद सेल रिप्रेजेंटेशन या सेल को केमिकली लिखने का जो तरीका है वो मैं आपको बताऊंगी। उससे रिलेटेड कुछ रूल्स हैं। हालांकि रूल आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, कुछ 3-4 एग्जाम्पल्स मैं आपको करवा दूंगी सेल को रिप्रेजेंट करने के तरीके का प्रैक्टिस करवाने के लिए। तो जब आप उसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो रूल्स जो हैं अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगे। लेकिन हाँ, रिप्रेजेंट करने का तरीका सीखने के लिए रूल्स को एक बार पढ़ना और एक बार फॉलो करना ज़रूरी है, लर्न करना ज़रूरी नहीं है। तो देखते हैं बेटा इलेक्ट्रोड विभव के मापन को हम किस तरह स्टडी कर सकते हैं। इलेक्ट्रोड का मतलब अभी तक आपके दिमाग में क्लियर है। हमने जिस सेल की कल चर्चा की थी उसी सेल का जो आधा सेगमेंट है, जो आधा पोर्शन है, उसे हम अर्ध सेल कह रहे थे। और वही वहाँ पे रखी हुई जो रॉड है, धातु की जो रॉड हमने रखी है, उसे हम एक इलेक्ट्रोड के रूप में कह सकते हैं, प्रयुक्त कर सकते हैं। तो हम उसी अर्ध सेल का उपयोग करते हुए आगे चर्चा करेंगे। अकेले अर्ध सेल के विभव का मापन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि यदि हम बात कर रहे हैं अर्ध सेल की, जब तक हमने कंप्लीट सेल ही नहीं बनाया है तब तक विभव उत्पन्न कैसे हो सकता है। अंडरस्टूड है? आई थिंक ये लाइन जो है बहुत सिंपल सी है। तो अर्ध सेल का अकेले का हम विभव माप नहीं सकते। अंडरस्टूड। लेकिन हमें चाहिए, हम ये चाहते हैं कि किसी भी, अगर हमने गैल्वेनी सेल के अलावा कोई और सेल हम अपनी मर्जी से डिज़ाइन करना चाहते हैं, जिसमें हम हमारी फेवरेट या कोई भी डिज़ायर्ड धातु का उपयोग करना चाहते हैं, तो फिर हम विभव का मापन किस प्रकार कर सकते हैं। तो अगर हमें कंप्लीट सेल का विभव निकालना है तो अर्ध सेल का विभव पता होना चाहिए। अंडरस्टूड। बट ये भी एक फैक्ट है कि एक अकेले अर्ध सेल का विभव फाइंड करना पॉसिबल ही नहीं है। अंडरस्टूड। तो फिर कौन सा तरीका हो सकता है जिसके द्वारा हम अर्ध सेल का विभव नाप लें, वही हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो देखिए बेटा, हम केवल 2 अर्ध सेलों के विभवों में अंतर को माप सकते हैं। अंडरस्टूड हो रही है बात? देखिए क्या लिखा गया है, अकेले अर्ध सेल के विभव को तो हम नहीं माप सकते, सर्किट ही कंप्लीट नहीं होगा, विभव पैदा ही नहीं होगा, कैसे मेजर करोगे। लेकिन हाँ, अगर हमने 2 अर्ध सेलों को इंटरकनेक्ट करके एक कंप्लीट सेल डिजाइन कर लिया है, तो एक अर्ध सेल और दूसरे अर्ध सेल दोनों के विभव का डिफरेंस तो हम पता लगा ही सकते हैं। यानी हमें कंप्लीट सेल तो बनाना पड़ेगा। इतनी बात अभी तक क्लियर है दिमाग में। अगर विभव का अंतर भी हम नापना चाहते हैं तो कंप्लीट सेल डिजाइन करना पड़ेगा, कनेक्शन बनाना पड़ेगा आपको। अंडरस्टूड है? आगे देखिए, इससे सेल का EMF प्राप्त होता है। कल मैंने आपको बताया था EMF के बारे में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल, इसकी बात हो रही है। यानी अल्टीमेटली आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, यदि बात की जाती है सेल के EMF के लिए, तो हम यहाँ पे इनडायरेक्टली वो परिभाषा ही पढ़ रहे हैं। फिर से ध्यान देंगे सभी, विभव में अंतर, विभव में अंतर को ही क्या कह रहे हैं? सेल का EMF। विभव का अंतर कहाँ से हमने प्राप्त किया?
दो अर्ध सेलों के विभव का अंतर। अगर आप पूरी परिभाषा लिखना चाहते हैं तो इस तरह से लिखेंगे, पता होना चाहिए आपको कि कोई भी दो अर्ध सेल, उनके विभव का जो अंतर है वही क्या कहलाता है, पूर्ण सेल का EMF विद्युत वाहक बल कहलाता है। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई है। आगे प्रोसीड करते हैं। यदि हम स्वेच्छा से एक इलेक्ट्रोड का विभव चयनित कर लें तो इसके सापेक्ष दूसरे अर्ध सेल का विभव ज्ञात किया जा सकता है। क्या बात है, क्या मतलब है इसका स्टेटमेंट का, आप थोड़ा सा समझिए। देखो बेटा, फिर से फर्स्ट लाइन में हम लोग ध्यान देंगे कि अकेले अर्ध सेल का विभव हमारे लिए फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यानी हमें सेल पूरा बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर हमने दो अलग अलग पात्रों को लेके सेल डिजाइन भी कर लिया तो दोनों में से हमें किसी का भी नहीं पता है ना विभव, तो हम डिफरेंस भी कैसे फाइंड करेंगे। तो हमने क्या किया, एक ट्रिक लगाई। ह्यूमन नेचर है, हम लोग किसी ना किसी ट्रिक पे और किसी ना किसी ऑब्जर्वेशन पे लगे रहते हैं, कंक्लूजन पे लगे रहते हैं, हमारा जो दिमाग है। तो हमने वही किया। हमने क्या सोचा कि अगर मैं कंप्लीट सेल डिज़ाइन करता हूँ, जिस तरह से मैं छोटा सा एक पिक्चोरियल डायग्राम आपको बताती हूँ। जैसे ये दो मैंने पात्र ले लिए, मैंने यहाँ पे अपना एनोड डिज़ाइन करके रखा और यहाँ पे कैथोड, ठीक है। अब इन दोनों का अलग अलग सेपरेटली फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या सोचती हूँ कि एक तरफ मैं कोई ऐसा अर्ध सेल ले लूँ जिसका विभव ऑटोमेटिक या ऑलरेडी डिसाइडेड हो, जिसका विभव कैसा हो हम चयनित कर लें, कोई भी एक फिक्स वैल्यू रख लें, ठीक है। अब अगर मुझे इस एक की भी वैल्यू पता है तो दूसरे की तो मैं सब्ट्रैक्शन के थ्रू आराम से पता लगा सकती हूँ कि नहीं। अगर एक वैल्यू पता है तो दूसरी मैं पता कर सकती हूँ, और इन दोनों को ऐड करके कंप्लीट सेल मुझे पता चल जाएगा। तो ये जो बात यहाँ पे लिखी गई है, यदि हम स्वेच्छा से एक इलेक्ट्रोड का विभव चयनित कर लें, तो इलेक्ट्रोड का विभव चयनित करने का मतलब ये है कि हम ऐसा इलेक्ट्रोड यूज़ कर लें जिसका विभव पहले से क्लियर हो, सेट हो, ठीक है। ऐसा माना जाए कि इस स्पेसिफिक टाइप का जो इलेक्ट्रोड है इसका विभव निश्चित इतना ही होगा, ठीक है। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि हम किसको यहाँ पे यूज़ ले सकते हैं। आगे देखिए थोड़ा सा टॉपिक और। परिपाटी के अनुसार मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इस पे आपको ध्यान देना है। एग्जाम में कई बार इसका फिगर पूछा गया है, कई बार सिर्फ और सिर्फ इसके लिए रिलेटेड रिएक्शन लिखने का क्वेश्चन आया गया है, और कई बार जो हमने लिखा है कि हम इसका उपयोग क्यों करते हैं वह प्रश्न भी आया गया है। तो आइए ये सब बातें भी हम यहीं डिस्कस कर लेंगे बेटा, एक एक करके। परिपाटी के अनुसार किसका उपयोग करना है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग हमें करना है, ठीक है। नामक अर्ध सेल को PT सॉलिड, H2 गैस और H+ एक्वस, इस रिएक्शन के द्वारा हम क्या करते हैं, इस अर्ध सेल को निरूपित करते हैं। कौन से अर्ध सेल को, फिर से ध्यान देंगे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्यों इसकी बात कर रही हूँ मैं, क्यों इसको बार बार अंडरलाइन कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले आपको जो भी टॉपिक बताया, आज हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको एक जनरलाइज पिक्चर के फॉर्म में मैं आपको बताती हूँ। हमें सेल का विभव पता करना है, उसके लिए हमें चाहिए कि हम दोनों अर्ध सेल जो मैंने यहाँ आपके लिए ड्रॉ करके रखे हैं, दोनों अर्ध सेल का विभव मुझे पता हो। एक अकेले का मैं नहीं फाइंड आउट कर सकती, ठीक है। अगर मैं किसी एक अकेले के साथ कोई ऐसा अर्ध सेल अटैच करूं जिसका पहले से ही विभव नोन है, मुझे पता है, ज्ञात विभव वाला कोई सेल अगर मैं यहाँ लगा रही हूँ, तब तो मैं दूसरे का भी फाइंड आउट कर सकती हूँ ना भाई। समझ में आ रही है बात। तो उस ज्ञात सेल के रूप में मैं किसका उपयोग करती हूँ, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं। इसे शॉर्ट में हम कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE। ध्यान रखेंगे, बुक्स में भी आपको मिलेगा, एग्जाम में भी आ सकता है ये वर्ड कि SHE को क्यों उपयोग में लिया जाता है, इसका विभव होता कितना है, क्लियर है बात, और कब इसका उपयोग आप करेंगे। तो जब हमें किसी अर्ध सेल का विभव पता लगाना हो तो हम उसको किस अर्ध सेल के साथ कनेक्ट करते हैं, शी के साथ, SHE के साथ उसको कनेक्ट करते हैं, क्योंकि SHE वो इलेक्ट्रोड है, वो अर्ध सेल है जिसका पहले से विभव ज्ञात किया जा चुका है और माना जाता है कि इसका विभव 0.0 वोल्ट होता है। क्लियर हुई बात। अब यदि मैं कहती हूँ कि ये मेरा है SHE,
अंडरस्टूड। तो इसके विभव के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इन दोनों में कनेक्शन बनाऊंगी वायर के थ्रू, और क्या करूंगी, एक वोल्ट मीटर यहाँ कनेक्ट करके मुझे पता चल जाएगा। ये वोल्ट मीटर मुझे जो भी रीडिंग देगा वो किसकी होगी, सिर्फ इस अकेले अर्ध सेल की होगी कि नहीं। तो इसको अकेले को मैं वोल्ट मीटर से कनेक्ट नहीं कर सकती थी, बट हाँ एक मैंने ज्ञात इलेक्ट्रोड लिया, ठीक है, ज्ञात मतलब इसका मुझे पहले से पता है, वो इलेक्ट्रोड लिया, कनेक्ट किया, वोल्ट मीटर में रीडिंग नोट की, तो वोल्ट मीटर अब जो वैल्यू बताएगा वो किसकी बताएगा, सिर्फ इसकी, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है 0.0 वोल्ट है। तो जो भी वैल्यू, जो भी रीडिंग यहाँ पे हो रही है वो किसके लिए हो रही है, सिर्फ इस वाले अर्ध सेल के लिए हो रही है। तो इस तरह से मेरे पास क्या हुआ, मैंने कंप्लीट सेल भी बनाया, लेकिन फिर भी वैल्यू जिसकी आई है, जो रीडिंग मेरे पास आई है, वो किसके लिए आई है, एक अकेले अर्ध सेल की, क्योंकि इसके सापेक्ष स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वोल्टेज तो कितना है 0.0 है, तो जो भी वैल्यू आएगी वो दूसरे की आ जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है सभी को। देखिए आगे, इसका विभव निम्नलिखित अभिक्रिया के संगत समस्त तापों पर शून्य निर्दिष्ट किया गया है। मैंने आपको ये बात अभी भी बता दी है कि SHE का जो वैल्यू है वोल्टेज का वो फिक्स रहता है और 0.0 वोल्ट रहता है, और हम इसे किसी भी प्रकार के जिंक, कॉपर, आयरन, सिल्वर, कोई भी, निकल, क्रोमियम, कोई भी तरह का आप सेल यूज कर सकते हैं, इसके साथ में उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू हमेशा 0.0 वोल्ट रहेगा। तो वोल्ट मीटर जो भी रीड करेगा वो उस आपने जो चयन किया है, दूसरा जो इलेक्ट्रोड आपने चूज किया है, उसकी वैल्यू आपको पता चल जाएगी बहुत ईजीली। अंडरस्टूड है एवरीबडी। अब बेटा देखो, एक बात जो है मैं आपके साथ क्लियर करना चाहती हूँ। जैसे यहाँ पे हमने ये रिएक्शन लिखी है, SHE मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को प्रदर्शित करने का जो तरीका है वो इस तरह से है। ऐसा क्यों लिखा हमने, ये वाला टॉपिक मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। यहाँ पे यदि आपके सामने कोई भी सेल दे दिया जाए, जैसे कल हमने स्टडी किया था गैल्वेनी सेल, याद है आपको, जिंक लिया था, कॉपर लिया था, जिंक को हमने एनोड बनाया था, कॉपर को हमने कैथोड बनाया था। अच्छा, बनाने की जरूरत भी नहीं थी, ऑटोमेटिक वो इस तरह से रिएक्शन जो थी वो इस तरह से हो रही थी कि हमेशा जिंक पे ऑक्सीडेशन ही होना है, कॉपर पे हमेशा रिडक्शन ही होना है, और जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है उसको हम अब जान चुके हैं कि ऑक्सीडेशन कौन से इलेक्ट्रोड पे होगा, हमेशा एनोड पे होगा, रिडक्शन कहाँ पे होगा, हमेशा कैथोड पे होगा। तो अब तक इतनी बातें आपके दिमाग में क्लियर हैं। लेकिन यदि आपसे कह दिया जाए कि गैल्वेनी सेल के लिए सेल अभिक्रिया लिखिए, तो मैंने आपको कल बता दी है, आप हाफ सेल रिएक्शन लिखना सीख गए हो, और दोनों हाफ सेल रिएक्शन को ऐड करके इलेक्ट्रॉन जो दोनों साइड में उनको कट करके आप क्या कर सकते हो, फाइनल सेल रिएक्शन, जो कंप्लीट सेल रिएक्शन है वो आप आसानी से लिख सकते हो। लेकिन ध्यान रखेंगे सभी और ध्यान से समझेंगे, सेल रिएक्शन और सेल निरूपण दो अलग अलग बातें हैं, इन दोनों को मिक्सअप नहीं करना है। सेल रिएक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन कैंसिल होके जो भी हमारे पास आयन और जो भी परमाणु बच गए उनको आपस में ऐड अप करके हमें लिख देना है। लेकिन यदि निरूपित करने का कहा जाए तो आप कैसे करेंगे, निरूपित करना है यदि किसी सेल को, तो आपको कुछ बातें जो ध्यान रखनी होंगी वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए लिखना चाहूँगी। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, आप लोग भी सभी नोट करेंगे, सेल निरूपण की बात कर रहे हैं। यदि मुझे किसी सेल को निरूपित करना है तो उसके लिए मुझे किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, और इसके एग्जाम्पल भी मैं आपको करवा दूंगी। तो देखिए, सेल निरूपण का मतलब, सबसे पहले हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं गैल्वेनी सेल का। ले लूँ गैल्वेनी सेल, याद आ रहा है कल आपने पढ़ा था, बहुत अच्छे से डिटेल में हमने चित्र भी पढ़ लिया था, सभी प्रकार की अभिक्रियाएं भी लिख ली थी, अर्ध सेल भी पहचानने लग गए हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी पहचानने लग गए हैं। तो सेल निरूपण में आपको क्या ध्यान देना है, सबसे पहली बात जो आपको ध्यान देनी है वो यह कि एनोड जो होगा आपने अपने फेवरेट, अपनी चॉइस का कोई भी सेल ले लिया। अभी तो मैं एग्जांपल आपको गैल्वेनी के लिए बता रही हूँ, अगर गैल्वेनी नहीं है, कोई और सेल है, यानी जिंक और कॉपर के अलावा आपने कोई और धातुएं उपयोग में ले ली, तो उसके लिए भी जो मैं नियम जो बता रही हूँ वो सेम रहेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो एनोड होगा उसे सबसे पहले लिखना है, और एनोड को कहाँ लिखना है, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में आपको एनोड को लिखना है। क्लियर हो रही है बात। इसके बाद में क्या करना है, सबसे एंड में कैथोड जो है वो निरूपण के लिए कहाँ जाएगा, हमेशा राइट हैंड साइड में जाएगा।
अच्छा, कैसे पता करोगे आप लेफ्ट साइड कौन सी है, राइट साइड कौन सी है? किसकी बात कर रही हूँ मैं? सेल निरूपण की चर्चा कर रही हूँ। सेल निरूपण में एनोड को हमेशा लेफ्ट साइड में लिखते हैं, कैथोड को हमेशा राइट साइड में लिखते हैं। दूसरी बात, यदि आप एनोड लिखना चाह रहे हैं, यदि आप एनोड लिखना चाह रहे हैं तो आपको क्या लिखना है? सबसे पहले धातु लिखना है, ठीक है, सबसे पहले धातु लिखना है और उसके पास में ब्रैकेट में उसकी सांद्रता लिखनी है, ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिख देनी है? उसकी सांद्रता लिख देनी है। 1 मोल, 0.1 मोल, 0.01 मोल, ऐसा क्वेश्चन में दिया जाएगा आपको। तो आपको वो सब प्रॉपर जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया उसके अकॉर्डिंग इन सब नियमों का पालन करते हुए सेल को निरूपित करना है। यदि आपने एनोड लिख दिया, फिर आपको कैथोड भी लिखना पड़ेगा। तो कैथोड के लिए आपको क्या लिखना है? सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा धातु आयन। इसमें आपको क्या सावधानी बरतनी है? एनोड लिखने पर पहले धातु और इसके पश्चात आप लिखेंगे धातु आयन। अंडरस्टूड एवरीबडी? लेकिन जब आप कैथोड लिख रहे हैं तो आप पहले लिखेंगे धातु आयन। अंडरस्टूड? इसके पास में इसकी सांद्रता लिख देंगे, एक सिंगल वर्टिकल लाइन बनाएंगे और फिर लिखेंगे धातु। तो दोनों में डिफरेंस पता चल रहा है आपको? डिफरेंस पता चल रहा है? तो एनोड लिखने पर पहले धातु, कैथोड लिखने पर पहले धातु आयन। तो अब आपको समझ में आया ये लेफ्ट साइड और राइट साइड का क्या मतलब है? लेफ्ट साइड में आ गया आपका एनोड यानी धातु और धातु आयन, कौन? जो एनोड बना रहे हैं, और राइट साइड में आ गया आपका धातु आयन और धातु जो किसका निर्माण कर रहे हैं? कैथोड का निर्माण कर रहे हैं। आई होप इतनी बातें क्लियर हुई हैं आपके दिमाग में। यदि सांद्रता नहीं दी है तो ये यूज करने की जरूरत नहीं है। यदि सांद्रता दे दी क्वेश्चन में, ध्यान से रीड करोगे क्वेश्चन को, सांद्रता कितनी दी गई है और कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यदि इसकी सांद्रता दी गई है तो वो भी इसके ब्रैकेट में इसके पास आ जाएगी। अब आपको क्या करना है? लास्ट पॉइंट ध्यान में रखना है। आपने एनोड लिख दिया, आपने कैथोड लिख दिया राइट साइड में, ठीक है भाई, ये बात हमें समझ आ गई, लिख दिया भाई। लेकिन इन दोनों को, ये मैं क्या कह रही हूँ, लेफ्ट साइड में आ गया, ये आ गया आपके राइट साइड में। पहचानोगे कैसे लेफ्ट और राइट साइड को? बीच में आपको डबल वर्टिकल लाइन बनानी है, समझ गए? समांतर रेखा बनानी है, ऊर्ध्वाधर समांतर रेखा। ये किसको डिनोट करेगी? यहाँ पर याद आ रहा है, कल हमने एक और टॉपिक पढ़ा था छोटा सा, लवण सेतु। याद आ रहा है? लवण सेतु तो सेपरेट कर रहा था ना इन दोनों को, दोनों पात्रों को, और इन दोनों में फिजिकल कांटेक्ट डेवलप कर रहा था। तो उसको कैसे भूल जाओगे? उसके बिना तो सर्किट कंप्लीट ही नहीं हो रहा था हमारा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, एनोड और कैथोड को एक दूसरे से, जब आप निरूपित कर रहे हैं सेल को, तो एनोड और कैथोड को एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट रखने के लिए आपको जो एक ऊर्ध्वाधर समांतर रेखा जो मैंने उपयोग में ली है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? लवण सेतु को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लवण सेतु को। अंडरस्टूड है बात? अब इन सभी नियमों को फॉलो अप करते हुए मैं आपको गैल्वेनी सेल का निरूपण सिखाती हूँ, हम किस तरह से करेंगे। ठीक है बेटा, गैल्वेनी सेल याद है? कौन एनोड बनता है, कौन कैथोड बनता है? ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? एनोड। एनोड कौन बना था? जिंक बना था कि नहीं? तो मैं यहाँ पे जिंक लिख देती हूँ, ये लो जी, जिंक लिख दिया। अब एनोड लिखने के लिए पहले क्या लिखना है? पहले धातु लिखना है, ये आ गई धातु। इसके बाद में क्या लिखना है? धातु आयन। दोनों को सिंगल वर्टिकल लाइन से सेपरेट करना है, क्योंकि मुझे सांद्रता नहीं दी गई तो मैं नहीं लिखती हूँ, तो मैंने कैसे लिख दिया? Zn सिंगल वर्टिकल लाइन Zn2+। सपोज मुझे Zn2+ की सांद्रता दे दी है 0.1 मोल, तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा 0.1 मोल, इस तरह से शॉर्ट में। अंडरस्टूड है? अब ये मेरा एनोड कंप्लीट हो गया ना। अच्छा, मैंने यहाँ क्या बताया? एनोड के बाद में क्या लगाना है? लवण सेतु। तो लगा दूं लवण सेतु, ये लो भाई, ये लग गया हमारा लवण सेतु। इसके बाद क्या लिखना है? राइट साइड में कैथोड। ये देखिए यहाँ पे मैंने फिर से लिख रखा है, कैथोड लिखना है हमको। अच्छा, कैथोड को लिखने का कौन सा तरीका है? पहले धातु आयन और फिर धातु। कौन था कैथोड? कॉपर था कि नहीं? तो यहाँ पे मुझे पहले आयन लिखना है, तो मैं पहले आयन लिख लेती हूँ। सपोज इसकी सांद्रता भी 0.1 मोल है, तो मैंने वो भी इसके पास लिख दी। फिर सिंगल वर्टिकल लाइन और फिर कॉपर। यही तरीका है, पहले धातु आयन फिर धातु। यहाँ पे पहले धातु और फिर धातु आयन। ये जो आपने छोटा सा
रिप्रेजेंटेशन लिखा है, किसके लिए लिखा है? गैल्वेनी सेल को आपने निरूपित किया है इस तरीके से। आई होप आपको ये जो लॉज है, ये जो नियम मैंने बताए थे, इनको यूज़ करना आ गया होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल आप सभी सॉल्व करेंगे, मैं आपको दे देती हूँ। सपोज आपको सेल दिया गया है निकल व कॉपर का सेल। निकल और कॉपर के सेल में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन एनोड बन सकता है और कौन कैथोड बन सकता है। कैसे पता करोगे? मैंने आपको बताया था ना, जिंक और कॉपर में से जिंक पे हमेशा ऑक्सीडेशन क्यों होता है? बिकॉज ये ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पे भी आप रिएक्टिविटी इनकी चेक करके और फिर इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके एवरीबडी, आई होप आपको ये सारे रूल्स और इनको यूज़ करना समझ आ गया है। ये मैंने क्यों लिखा है इसका कारण पता है? दिस इज एनोड और ये क्या है? कैथोड। अंडरस्टूड? तो लेफ्ट साइड में एनोड लिखते हैं, राइट साइड में कैथोड लिखते हैं और दोनों के मध्य क्या लगा देना है हमें? लवण सेतु, सॉल्ट ब्रिज लगा देना है। क्लियर हो गई बात? बस यही नियम है और इसी तरीके से आपको हर सेल को निरूपित करना है। अब मेरे ख्याल से आप रिलेट कर सकते हो कि जो हमने SHE पढ़ा है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो पढ़ा था, उसमें हमने वो लाइन PTH किस कारण से लिखा था। अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो मैं आपको चित्र के माध्यम से, जब मैं आपको उसका चित्र दिखाऊंगी SHE का, उसके बाद उस टाइम पे मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर दूंगी। अभी के लिए मेरे ख्याल से ये बात क्लियर है सभी को? ठीक है, तो आगे मूव करते हैं हम लोग। देखिए, ये है सेल रिएक्शन, किसके लिए? SHE के लिए। क्या हो रहा है इस रिएक्शन को देख के आप मुझे क्या बता सकते हैं? ध्यान से देखेंगे और समझेंगे रिएक्शन को कि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन है, H+ है, जो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। अच्छा, आयन कहाँ होते हैं? हमेशा जलीय विलयन में होते हैं। तो H+ आयन विलयन से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किस में परिवर्तित हो रहे हैं? हाइड्रोजन गैस में। ये किसके लिए रिएक्शन लिखी है आपने? SHE, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए आपने ये सेल अभिक्रिया लिख दी है। अंडरस्टूड है सभी को? ओके, आगे देखिए बेटा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, अच्छा मैं अब आपको संरचना के बारे में बता रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे एक पॉइंट, क्योंकि चित्र बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है इसका। क्लियर है? तो देखिए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लैटिनम ब्लैक से लेपित प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होता है। प्लैटिनम ब्लैक क्या होता है? कुछ बड़ी बात नहीं है। प्लैटिनम जो है उसको पाउडर्ड फॉर्म में अगर हम यूज़ करते हैं, अगर उसका बारीक चूरा बना के अगर हम प्लैटिनम को यूज़ करें तो उसी को कहते हैं प्लैटिनम ब्लैक। ओके, उसका कोई कलर चेंज नहीं होता है, बस कहने का तरीका है। तो प्लैटिनम ब्लैक से लेपित कर लिया हमने किसे? प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को। क्लियर है? ये फर्स्ट चीज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में। उसके बाद देखिए, इलेक्ट्रोड अम्लीय विलयन में निमज्जित होता है। दूसरी चीज़ क्या चाहिए हमें? अम्लीय विलयन चाहिए। और इसके बारे में स्पेसिफाई कर दिया है कि हमने जो प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड लिया है वो किससे लेपित है? प्लैटिनम ब्लैक से लेपित है। दूसरी बात, उसे हमें किसी भी अम्ल के जलीय विलयन में डुबा के रखना है। दो बातें क्लियर होगी संरचना से संबंधित। आगे देखिए, इस पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस बुदबुद की जाती है। किस पर? इस इलेक्ट्रोड की बात हो रही है। इस इलेक्ट्रोड पर हम एकदम प्योर हाइड्रोजन गैस जो है उसे प्रवाहित करते हैं। आगे देखिए, हाइड्रोजन की अपचयित एवं ऑक्सीकृत दोनों अवस्थाओं की सांद्रता इकाई मान पर स्थिर रखी जाती है। क्या मतलब है इसका? यदि इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है या इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है, कौन सी इलेक्ट्रोड की बात कर रही हूँ? प्लैटिनम इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, जो हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हमने जो इलेक्ट्रोड यूज़ किए उसके बात कर रहे हैं कि यदि वो अपचयित अवस्था में है, यानी यदि वहाँ पे रिडक्शन हो रहा है या फिर वहाँ पे यदि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया संपन्न होती है, दोनों ही अभिक्रियाओं में न तो सांद्रता में परिवर्तन होगा। ठीक है, कैसी होगी सांद्रता? हमेशा इकाई 1 मोल। ठीक है, इतना मान लो, इकाई मतलब 1 मोल रहेगी। सांद्रता में कोई चेंज नहीं होगा। ऐसा रखना पड़ता है, मेंटेन करके रखनी पड़ती है सांद्रता को। इसका अर्थ है कि विलयन में
हाइड्रोजन गैस का दाब 1 बार एवं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 मोलर होती है। मैंने आपको भी बता दी ये बात, न तो आपको सांद्रता परिवर्तित करनी है और ना ही उसका गैस का जो दाब है वो परिवर्तित करना। गैस कहाँ से आई, ध्यान दो, मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया जाता है कहाँ, जो हमने इलेक्ट्रोड यूज में लिया है, प्लैटिनम से बना हुआ जो इलेक्ट्रोड है जिसे हमने अम्लीय विलयन में डुबा के रखा है। हम क्या कर रहे हैं, शुद्ध हाइड्रोजन की गैस वहां प्रवाहित कर रहे हैं, साथ में सांद्रता और दाब को मेंटेन करके रखा जाता है। ठीक है, अगर सांद्रता और दाब को हमने मेंटेन नहीं किया तो हमें जो विभव मिला था 0.0 उसमें कुछ चेंज हो सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, कोशिश ऐसी रखते हैं कि सांद्रता में और दाब में कोई परिवर्तन ना हो। आई होप आपको ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताई समझ आई है। अभी मैं आपको इसको फिगर की सहायता से, एक और पिक्चर की सहायता से और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है बेटा, आगे देखिए। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड, संदर्भ अर्ध सेल तथा किसी दूसरी सेल को कैथोड के स्थान पर लेकर बनाई गई एक सेल जिसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दूसरी अर्ध सेल लिखा जा सकता है, और जिसे हम लिखेंगे उसका 298 केल्विन पर EMF, फिर से वही शब्द आया है, कितना होगा, दूसरी अर्ध सेल के अपचयन विभव का मान देता है। जो मैंने आपको सबसे पहले बात बताई थी वही यहाँ पे फिर से लिखी गई है कि यदि आपने, देखो अकेले अर्ध सेल का विभव निकालना पॉसिबल नहीं है। एक हमने अर्ध सेल हमारी मर्जी से ले लिया, दूसरा अर्ध सेल किसको ले लिया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ले लिया कि नहीं, ठीक है भाई, ले लिया। इसके साथ में हमारा फेवरेट, हमारा मनपसंद जो भी इलेक्ट्रोड है हम उसको कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर लगाते हैं, तो जो भी रीडिंग आएगी वो किसका मान बताती है, हमें दूसरे अर्ध सेल का विभव हमें पता चल जाएगा। बस यही सब आपको लिखा गया है, बताया गया है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। स्ट्रक्चर से संबंधित जो 3 मेन बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन गैस, अम्लीय विलयन, ये 3 बातें ध्यान रखनी है। ये 3 पॉइंट्स अलग अलग लाइन में लिख के आ जाना, आपका जो स्ट्रक्चर से संबंधित जो भी है वो सब कंप्लीट हो चुका है। ज़्यादा कुछ नहीं, बस ध्यान, ये जो बातें जो मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ समझाने के लिए बार बार बता रही हूँ कि दिमाग में बैठ जाए, किस तरह से आपको सारी पढ़ी हुई लैंग्वेज को, सारी पढ़े हुए नोट्स को बहुत शॉर्ट में और ईजिली लिखना आ जाए। आगे देखिए, यदि दाहिनी ओर वाले अर्ध सेल की अपचयित एवं ऑक्सीकृत स्पीशीज की सांद्रताएं इकाई हों तो उपरोक्त सेल का विभव किस प्रकार लिखेंगे, दाहिनी ओर के अर्ध सेल के मानक विभव से बाईं ओर का जो अर्ध सेल होगा उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। फॉर्मूला देखो यहाँ शॉर्ट में लिखा है, E0 सेल दिख रहा है, E0 सेल बराबर E0 R मतलब राइट साइड में कौन होता है, ध्यान आ रहा है, कल मैंने जो आपको बताया था गैल्वेनी सेल किसको बनाया था हमने, राइट में, कैथोड हमेशा राइट में कनेक्ट करना है, और लेफ्ट में, इसमें से राइट वाले विभव में से आपको क्या करना है, लेफ्ट वाला विभव घटा देना है। लेफ्ट में कौन होता है, हमेशा एनोड होता है। तो इस फॉर्मूले को हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, ई सेल, यदि मुझे सेल का विभव निकालना है तो ई सेल बराबर ई कैथोड, राइट है ना, तो राइट में कैथोड होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ऐसा लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। समझ आ गई बात। तो यदि आपसे ई सेल पूछा जाए, कैथोड का विभव, एनोड का विभव आपको दिया हो, तब तो एज इट इज डायरेक्ट यूज कर लोगे, बट इतना डायरेक्ट प्रश्न आए बोर्ड में ऐसा पॉसिबल नहीं है। मे भी ऐसा हो सकता है आपको कैथोड दे दे, सेल विभव दे दे, एनोड पूछ ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूला ही तो चेंज करना है, साइड चेंज करनी है, फॉर्मूला सेम, सिर्फ साइड चेंज करनी है। क्लियर है बात। मैं प्रैक्टिस करवा दूंगी कुछ क्वेश्चंस इस फॉर्मूले पे बेस्ड भी, बट आप ध्यान रखें, ई सेल यानी कंप्लीट सेल का विद्युत वाहक बल, ऐसा प्रश्न आ सकता है, या फिर सेल विभव, इस ई सेल को हम क्या लिखते हैं, सेल विभव भी कहा जाता है, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों से संबंधित प्रश्न आता है तो फॉर्मूला ये रहेगा, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, यानी कैथोड का विभव माइनस एनोड का विभव,
कैथोड और एनोड के विभव के बारे में मैंने आपको कल बताया था, 3 फिगर दिखाए थे, उसमें हमने इलेक्ट्रोड रखा था। डिपेंड करता है कि वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो वो एनोड बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो वो कैथोड बन जाता है, और अगर न्यूट्रल है तो यानी कोई रिएक्शन वहाँ नहीं हो रही है। आई होप इतनी बात आपको समझ आई है, और ये जो फॉर्मूला है ये भी आपको अब तक अंडरस्टूड है। क्लियर है बात सभी के? चलिए आगे देखते हैं। जहाँ ई नॉट सेल का मानक विभव, ई नॉट क्या है बेटा, अभी आपको बताया था, सेल का मानक विभव तथा ई नॉट आर एवं ई नॉट एल क्रमशः दाहिनी एवं बाईं ओर की अर्ध सेलों के मानक इलेक्ट्रोड विभव हैं। एक और बात मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी, ये जो बात हम लिख रहे हैं मानक मानक मानक, इसका क्या मतलब है? मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक सेल विभव, ये क्या मतलब है इस बात का? देखो बेटा, अगर मैं लिख रही हूँ ई सेल, डिफरेंस क्लियर कर लें सभी दिमाग में, ई सेल, इसका मतलब क्या है? सेल का विभव कभी भी, जब तक सेल रिएक्शन चल रही है तब तक कभी भी मैं सेल का विभव ज्ञात कर सकती हूँ। लेकिन यदि मैं इसी बात को लिख रही हूँ ई नॉट सेल, ध्यान दें आप, यहाँ पे आपको दिख सकता है ई नॉट सेल, ई नॉट आर, ई नॉट आर, अगेन यहाँ पे ई नॉट एल, यहाँ पे नॉट लगा है। इसका मतलब, इस नॉट का क्या मतलब होता है कि आप जो भी बात लिख रहे हैं वो रिलेटेड है मानक परिस्थितियों से। समझ रहे हो बात को? मानक परिस्थितियों में यदि आप सेल विभव की बात कर रहे हो तो वो वही सेल विभव जो भी वैल्यू आई है वो क्या कहलाएगा? आपका मानक सेल विभव। और मानक सेल विभव को किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे? ई नॉट सेल से लिखोगे। क्लियर है बात? अच्छा, मानक परिस्थिति का क्या मतलब है ये भी देख लो। यदि आप उस समय चर्चा कर रहे हो सेल विभव की जिस समय आपके सेल में लिए गए सभी विलयन, सभी प्रकार के विलयन, सभी प्रकार के रासायनिक स्पीशीज जो है उनकी सांद्रता 1 मोल हो और सभी का दाब जो है वो 1 बार हो, यानी न तो सांद्रता में कोई परिवर्तन हो ना ही दाब में कोई परिवर्तन हो। इन दोनों कंडीशंस को साथ में ध्यान रखते हुए जो कंडीशन आती है उसे हम कहते हैं मानक परिस्थिति, स्टैंडर्ड कंडीशन, मानक परिस्थिति। और यदि हम ऐसी परिस्थिति में यानी मानक परिस्थिति में सेल विभव ज्ञात कर रहे हैं तो वही सेल विभव क्या बन जाता है? मानक सेल विभव बन जाता है, जिसे हम किस प्रकार दिखाएंगे? ई नॉट सेल से दिखाएंगे। नॉट का मतलब समझ आ गया? मानक परिस्थितियों में, यदि नॉट नहीं है तो कभी भी, मानक के अलावा कभी भी हम लोग फाइंड कर रहे हैं तो ई नॉट सेल बराबर ई नॉट राइट माइनस 0। 0 कब? जब मैंने एस एच ई यहाँ पे लगाया है। समझ में आया? यानी एस एच ई को मैंने किसके रूप में यूज में ले लिया? एनोड के रूप में। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो दूसरा जो भी अर्ध सेल होगा वहां पे क्या होगा? रिडक्शन होगा, अपचयन होगा कि नहीं? और वो किसके समान कार्य करेगा? कैथोड के समान कार्य करेगा। ये बातें हम जान चुके हैं, क्योंकि राइट में हमेशा कौन होता है? कैथोड होता है। क्लियर है? तो जो हमने सेल विभव का फॉर्मूला पढ़ा है उसी से हम किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रोड का सेल विभव, इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखिए। निम्नलिखित सेल का मापित ईएमएफ 0.34 वोल्ट है, जो कि निम्नलिखित अर्ध सेल अभिक्रिया का मानक इलेक्ट्रोड विभव भी है। यदि मैंने एक SHE यूज किया है तो ये जो वैल्यू आई है वो किसकी आई है? उस अर्ध सेल की आ गई। देखो यहाँ पे लिखा भी है इज इक्वल्स टू ई नॉट आर। तो ये जो वैल्यू आई है वो किसके लिए आई है? सिर्फ इस अर्ध सेल की आ गई है। क्लियर है? तो अर्ध सेल की जो हम नहीं निकाल पा रहे थे वो हम सॉल्व कर सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं कि नहीं? अब देखिए रिप्रेजेंटेशन जो है सेल का कॉपर के साथ SHE का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से करेंगे। प्लैटिनम यूज किया था हमने, याद आ रहा है आपको? प्लैटिनम हमने यूज किया है। तो प्लैटिनम एस सॉलिड के फॉर्म में था, सिंगल लाइन हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में था और प्रेशर कितना था? 1 बार। देन हाइड्रोजन आयन हमने लिए थे विलियन में, जिनका कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी? 1 मोल। इसलिए हमने ये भी मेंशन की, बताया था ना आपको, किसी भी अवयव की जो सांद्रता है वो उसी के पास आपको ब्रैकेट में लिख देनी है। फिर ये क्या आ गया? लवण सेतु।
और यहाँ पे कॉपर क्या बन गया है, अच्छा मैंने अगर इसको लेफ्ट में लिखा है तो ये किसके समान कार्य कर रहा है, एनोड के समान। ये लवण सेतु, इसके राइट में कौन लिखा जाता है, हमेशा कैथोड लिखा जाता है, तो कॉपर यहाँ पे कैथोड के समान कार्य कर रहा है। कॉपर के लिए भी सांद्रता हमें दी गई तो हमने लिख ली 1 मोल। ओके एवरीबडी, आगे देखिए अर्ध सेल अभिक्रिया, केवल अर्ध सेल अभिक्रिया भी आपको पता है Cu2+, क्योंकि कॉपर है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किस में परिवर्तित हो रहा है, कॉपर के परमाणु में परिवर्तित होता है। अंडरस्टूड। इसी प्रकार निम्नलिखित सेल का मापित EMF -0.76 वोल्ट है, जो कि निम्नलिखित अर्ध सेल अभिक्रिया के मानक इलेक्ट्रोड विभव के संगत है। यदि 0.34 आया था तब वो किसके लिए आया था, कॉपर का आ गया था 0.34 वोल्ट। यदि 0.76 वोल्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे कौन से इलेक्ट्रोड की बात हो रही है, देखिए प्लैटिनम हाइड्रोजन H+, साथ में कौन है कैथोड के रूप में, इस बार जिंक है, इस बार जिंक है। इसके लिए वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, -0.76। तो ये 76 जो वैल्यू वो किसकी, सिर्फ जिंक की आ गई, अकेले अर्ध सेल की। कब, जब हमने उसके साथ में SHE लगा दिया। ठीक है, SHE का आप डायग्राम देख लो, मैं आपको फिर से यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अर्ध सेल अभिक्रिया जो है जिंक के लिए यहाँ पे हमने नोट डाउन कर लिए, जैसे कि हमने कॉपर के लिए की थी। तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखो बेटा, ये जो सेंटर में लगाया गया है दैट इज कॉपर वायर, ये सेंटर में जो हमने लगाया है, सॉरी दैट इज प्लैटिनम वायर जो हमने यूज़ करना है। यहाँ पे हमने क्या किया है, प्लैटिनम ब्लैक से इसको लेपित कर लिया है। क्लियर है बात। इसके बाद में आप देखेंगे एक कांच की नलिका में इसको कनेक्ट किया गया है इसके बेस से, और इस बेस में एक होल है जहाँ से हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस निरंतर प्रवाहित कर रहे हैं, और उस प्रवाह का दाब हमने मेंटेन करके रखा है 1 बार पर। क्लियर है। अब इस पूरे इक्विपमेंट को, इस पूरे डिवाइस को मैंने क्या किया है, एक विलियन में डुबा के रखा है, जो विलियन किसका है, H+ का, यानी अम्लीय विलियन है। HCl भी ले सकते हो, HCl होगा तो भी करेक्ट है। ठीक है, हमें तो किसी भी अम्ल का लेना है, तो हमने H+ लिखा है तो भी मतलब करेक्ट है। क्या मतलब है कि अम्लीय विलियन में डुबा के रखा है, वही हमने सीखा था। क्लियर है आपको बात। अब डिपेंड करता है कि इस विलियन के सापेक्ष यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, या क्या हो रहा है। आप इस पूरे को एज इट इज यूज कर सकते हो एज अ अर्ध सेल के रूप में। आप इसको किसी भी दूसरे अर्ध सेल के साथ उपयोग में ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने इसका उपयोग जिंक के साथ किया है, इससे पहले हमने इसका उपयोग किया था कॉपर के साथ। क्लियर है बात। आई होप SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है। फिगर आप नोट डाउन करेंगे, मैंने पहले भी बता दिया, एग्जाम में आया हुआ है, पूछा जा सकता है। फिर से सेल रिएक्शन लिखने का जो तरीका है वो आपको बता दिया है, सेल निरूपण लिखने का तरीका आपको बता दिया है, तो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। ओके एवरीबडी, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।